हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डेनिस और आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर नंबर 7 की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। उसमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के चैप्टर में डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर। डिप्रेशन Depression is a common mental disorder characterized by persistent sadness, loss of interest or pleasure, and decreased energy lasting for at least 2 weeks, affecting a person's daily functioning, work, and social relationship. डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो मोस्टली कॉमनली सब में देखने को मिलता है, जिसमें परसिस्टेंट सैडनेस और जो पर्सन को डिप्रेशन होता है उसमें उसे कोई भी चीज़ में काम करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा और किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगेगा। उस लगभग मे बी टू टू वीक्स से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसे हम डिप्रेशन कह सकते हैं, जिसकी वजह से उसके पर्सनल लाइफ में कोई काम है, उसका सोशल रिलेशनशिप है, सब में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। इशियोलॉजी इशियोलॉजी मीन्स किस किस चीज़ों की वजह से डिप्रेशन कोज हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन लेवल डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से डिप्रेशन कोज हो सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में मेनली जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में पहले डिलीवरी के टाइम या मदर की वजह से डिप्रेशन बेबी में भी आ सकते हैं वो सिम्टम्स जेनेटिकली, जैसे कि मोनोजाइगोटिक चाइल्ड, डाइजाइगोटिक चाइल्ड, उसमें भी डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं। एंडोक्राइन अबनॉर्मेलिटीज में मेनली थायराइड डिसफंक्शन की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें टू टू या थ्री डिसऑर्डर हमने इंक्लूड की है: क्यूसिंग सिंड्रोम और एडिसन डिसीज और हाइपोथायरॉयडिज्म। क्यूसिंग सिंड्रोम में मेनली कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं मेनली। उसकी वजह से पेशेंट पेशेंट में वो काम करने की क्षमता और किसी के इंटरेस्ट जगाना वो सब डिक्रीज हो जाता है। और एडिसन डिसीज में मेनली मेनली फटीग ज़्यादा देखने को मिलता है और लॉस ऑफ एपेटाइट, डिजीनेस, इनेबिलिटी, सॉल्ट क्रेविंग, जिसे हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं, जिसमें ब्लड ब्लड के अंदर सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। साइकोलॉजिकल एंड सोशल थियरीज, उसमें साइकोडायनेमिक थियरी में जैसे कि कोई पेरेंट्स है तो पेरेंट्स अपने चाइल्ड को ज़्यादातर फोर्स करते हैं कि उन्हें एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरा चाइल्ड ऐसा हो वैसा हो, और उसी उनकी तरह से वो चाइल्ड है जो वो उनकी तरह से नहीं बन पाता है। इसकी वजह से वो जो चाइल्ड है वो डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर सकता हूँ, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, ऐसा हो वैसा। उसकी वजह से भी डिप्रेशन का कोज हो सकता है। ऑब्जेक्टिव रिलेशन थियरी मेनली जो पेशेंट हो या कोई चाइल्ड हो जो अपने केयर गिवर या मदर को अपने सारे एक्सपीरियंस और सब कुछ बातें शेयर करता हो, तो कभी कभी वो मदर या केयर गिवर की वजह से उनके नेग्लेक्ट हो जाते हैं या रिजेक्शन मिलता है उनकी बातों का, तो उसकी वजह से भी उन्हें उनका वो रिलेशन है वो अफेक्ट करता है और उसकी वजह से भी डिप्रेशन कोज हो सकता है। बिहेवियरल थियरी में मेनली जो कभी कभी हमारी लाइफ में कभी बहुत बड़ा दुखद फेज आता है, जिसमें कि हम वो चीज़ हम कोप नहीं कर सकते, जैसे कि ब्रेकअप हो या तो कभी जॉब चली जानी हो, तो उसमें जो टाइम लगता है ना, हम हमारी जब जॉब चली जाती है तो उसके बाद हमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, तो हम क्या करें, उसकी वजह हम वो स्ट्रेस वो कोप नहीं कर सकते। उसकी वजह से बिहेवियरल थियरी हमें दी गई है कि जब से वो जॉब छूट गई हो और वहाँ वहाँ तक से नई जॉब लाने तक का वो सफ़र जो होता है, उसमें बिहेवियरल थियरी आती है, जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसे उस चीज़ को कोप करें। ओके। और पर्सनालिटी ट्रेट्स में हमारे जो भी काम है और जो हम सारी चीज़ें सीखते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी हमें परफेक्शनिज्म चाहिए होता है, जैसे कि हमें कभी कभी फियर ऑफ मिस्टेक होने लगता है कि नहीं, कि मुझे ये काम परफेक्शन से करना है, और हम डर जाते हैं उस चीज़ को, हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उसकी वजह से भी डिप्रेशन कोज हो सकता है। और सोशल थियरी में कि हमें कोई
पर्सन से हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार है और वो हमें छोड़ के चला जाता है, या तो फिर हमें नेग्लेक्ट कर देता है या हमें रिजेक्शन कर देता है वो चीज़, उसको हम सोशल थियरी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पेशेंट है, पेशेंट को किसी भी चीज़ से अफेक्ट हो जाता है कि एक सोशल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, जैसे कि वो हमें डिवोर्स दे के चला गया, तो फिर हम अपनी लाइफ आगे नहीं बढ़ा सकते कि हमने उसके साथ ही सारी चीज़ें देखी थी, पर अब नहीं देख सकते वही वही चीज़ें जो बाद में होने लगती है, उसको हम सोशल थियरी कहते हैं। एनवायरमेंटल थियरीज, लाइफस्टाइल फंक्शन में जैसे कि कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, या फिर अपनी एक्सरसाइज और डेली का अल्कोहल यूज़ करना, पुअर डाइट लेना, पुअर स्लीप लेना, वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है एनवायरमेंटल थियरीज में, जैसे कि लाइफस्टाइल फंक्शंस में। इसकी वजह से भी डिप्रेशन कोज हो सकता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में मेनली वो, जैसे कि अर्थक्वेक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, और फिर कोई पेंडेमिक डिसीज कंडीशन होती है जो हम नॉर्मली कॉप कर लेते हैं, मगर कभी कभी जो जो लोग नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से भी डिप्रेशन कोज हो सकता है। और हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में मेनली सीजन के अकॉर्डिंग हमें डिप्रेशन कोज हो सकता है, जैसे कि विंटर के सीजन में हॉर्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं और इंक्रीज हो जाते हैं, कई हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं, इसके लिए इम्बेलेंस हो जाते हैं हमारे हार्मोन मेनली, तो उसे हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में कहेंगे। और बाइपोलर डिसऑर्डर में पीपल एक्सपीरियंस द मूड स्विंग्स, लाइक कभी कभी मूड ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे और कभी कभी बहुत ही सैड हो जाएंगे, उसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर में इंक्लूड करेंगे। साइकोटिक डिसऑर्डर डिप्रेशन में हमें पेशेंट, जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है, उसमें हमें वो हेलोजिनेशन करेगा कि कई चीज़ें सच है, कई चीज़ें बहुत खराब है, वैसे नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग होगी साइकोटिक डिप्रेशन में पेशेंट को, जैसे कि डेल्यूजन और हेलोजिनेशन। और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हम देखते हैं कि 2 ईयर से ज़्यादा टाइम हो जाता है वो पेशेंट को, वो ज़्यादातर डिप्रेशन में ही रहता है, उसे हम परसिस्टेंट डिप्रेशन कहते हैं। और केटाटोनिक डिप्रेशन में पेशेंट पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल पोस्चर में खड़ा हो जाता है, आप जैसे भी उसको रखोगे वो वैसा ही खड़ा रहेगा, और उसे कुछ मतलब ही नहीं है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ आप खड़ा कर दोगे उसके तो वो खड़ा ही रहेगा, वो फिर वो कुछ ना बोलेगा ना तो कुछ करेगा, सिर्फ खड़ा ही रहेगा वो, आप जैसे भी उसको खड़ा रखोगे वो ऐसा ही खड़ा रहेगा। तो उसके बाद है एटिपिकल डिप्रेशन में ऐसा होता है कि पेशेंट, हमें ठीक ही लगता है कि उसके फेस पे से जो लुक आता है उसका, वो सब नॉर्मल ही होता है, वो कभी वो आपको दिखेगा नहीं आपको को वो डिप्रेशन में है, मगर वो पूरा का पूरा डिप्रेशन में होगा, पर उसके सिम्टम्स पे से आपको नहीं दिखेगा, उस पे सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, उस चीज को हम एटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं। और अब हम देखेंगे फीचर स्टेज ऑफ डिप्रेशन। उसमें फर्स्ट स्टेज है डिप्रेशन मोड, इसमें माइल्ड डिप्रेशन, हम इसे ऑल्सो नॉन एज अ पर्सिस्टेंट डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें स्टेजेस होते हैं, धीरे 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 वो स्टेजेस में डिप्रेशन के लेवल में जाता ही जाता है, उसको हम माइल्ड डिप्रेशन बोलते हैं। और मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन में थोड़ा टाइम तक वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, और सीवियर डिप्रेशन में वो कंटिन्यूस डिप्रेशन में ही रहता है जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक। और डिप्रेसिव स्टूपर मीन्स आपने हमें आगे बात की। और सेकंड स्टेज में डिप्रेसिव आइडेशन, रिटार्डेड और स्लो थॉट्स, कि वो सोचना ही बंद कर देगा, या तो सोचेगा पर वो धीरे धीरे वो अपनी थिंकिंग लेवल इंप्रूव करेगा, लेकिन बहुत ही धीमे सोचेगा वही। और नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, नेगेटिव थॉट्स में वो कोई भी चीज़ करने को जाएगा और वही यही सोचेगा, ये नहीं हुआ तो ये कैसे, नहीं हुआ तो मेरे पास मेरे क्या होगा, और वो होपलेसनेस फीलिंग करेगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कि कुछ भी कर नहीं सकता, मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, ऐसा फील होगा। और सुसाइडल आइडेशन में ऐसा होता है कि पेशेंट वो अपनी जिंदगी को खत्म करने तक आ जाता है, कि किसी भी चीज की वजह से, या तो वो कई बार ऐसा फील करता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, उसकी वजह से उसको मर जाने के लिए बहुत ही
क्रीविंग होने लगती है कि जैसे कि मुझे मर ही जाना है, अब नहीं रहना है इस दुनिया में, वैसा। डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज, जिसमें इंसोम्निया और एनोरेक्सिया। इंसोम्निया मीन्स उसको स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसे नींद नहीं आएगी रात को। और एनोरेक्सिया, उसे भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे हम बोलते हैं। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड कॉन्स्टिपेशन। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कंफर्ट और कॉन्स्टिपेशन इस वजह से होगी क्योंकि वो प्रॉपर डाइट नहीं लेगा, वो कि जो खाना है वो खाएगा नहीं, और पेट में दर्द होने लगेगा। बॉडी तो बोलेगी ही ना, क्योंकि खाना तो जो न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और कॉन्स्टिपेशन होगा। डिक्रीज डेली रूटीन एक्टिविटीज, वो जो खाना नहीं खा रहा है, वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा है, तो उसकी डेली लाइफ डिसफंक्शन करेगी, जिसकी वजह से वो अपना जो डेली का काम जो कर रहा है उसमें वो काम नहीं कर पाएगा, वो उस चीज को लेके, वही। और फिजिकल सिम्टम्स, डिक्रीज लेबिडो। डिक्रीज लेबिडो में उसके कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में मन नहीं लगेगा, वो पूरा जो जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो भी उसको पूरी तरह से नहीं आएगी, उसे हम डिक्रीज लेबिडो कहते हैं। बॉडी एक एंड हेड एक्स। बॉडी एक्स की और हेड एक, वो मेनली न्यूट्रिशन इनसफिशिएंट और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से हो सकता है। ओके। और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, साइकेट्रिक हिस्ट्री, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। साइकेट्रिक हिस्ट्री में हम उसकी पूरी पूरी हिस्ट्री लेंगे, उसके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के, जो रिलेटिव के पास और पेशेंट के पास से भी हम उसको सारी चीज़ें पूछेंगे कि उसके लाइफ में क्या हुआ है, और हम वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे किस चीज़ की वजह से ये डिसऑर्डर कोज हुआ है। और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, हम उसके पेन हो रहा है कि नहीं दे हो रहा है, उसका सेंसेशन लेवल चेक करेंगे, और पूरी की पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन करेंगे। बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री और हैमिल्टन रेटिंग स्केल ऑफ डिप्रेशन, उसमें हम देखेंगे कि जो पेशेंट को हम क्वेश्चनिंग करेंगे रिटर्न टू रिटर्न, कि पेशेंट को कौन सी चीज़ ज़्यादा अफेक्ट हुई है इस डिसऑर्डर कोज होने के लिए। उसके लिए हम टेस्ट करेंगे, उसका क्वेश्चंस करेंगे, उसको इंटरव्यूज लेंगे, और हम असेस करेंगे कि क्यों डिसऑर्डर कोज हुआ है। और बायोलॉजिकल टेस्ट, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, जिसमें कि हम उसको मेडिकेशन देंगे, और फिर हम देखेंगे कि हार्मोन लेवल इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और लास्ट में है मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, SSRI। उसमें हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रुपटेक इनहिबिटर्स बोलते हैं, जिसमें जो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन लेवल डिक्रीज हुआ है, वो वापस से, कि वो एक अब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर, तो वो हम उसको इनहिबिट करेंगे, और हम उसको रोकेंगे और इंक्रीज करेंगे सेरोटोनिन लेवल, नॉरएपिनेफ्रिन लेवल और डोपामाइन लेवल को इंक्रीज करेंगे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से डिप्रेशन ट्रीट हो सके। और दूसरे मेडिकेशन है TCS एंड MAOIS। TCA को हम ट्राईसाइक्लिक एंड सॉरी, TCA का पूरा नाम है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन, और दूसरी है मोनोअमाइड ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन वो ड्रग SSRI की जैसे ही सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन लेवल को फिर से अब्जॉर्ब होने में इनहिबिट करती है, और मोनोअमाइड ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स वो जो हार्मोन होते हैं सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन लेवल को ब्रेक डाउन होने के लिए इनहिबिट करती है। और उसके बाद हम मूड स्टेबिलाइजर थेरेपी देंगे, जिसमें हम लिथियम ड्रग ड्रग देंगे, जिसमें पेशेंट को मूड स्विंग्स हो रहे हैं जो अप एंड डाउन, हमने देखा कि जैसे कि हमने देखा पहले कि बाइपोलर डिसऑर्डर में उसके मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हम मूड स्टेबिलाइजर्स ड्रग देंगे। और एंडोक्राइन थेरेपी देंगे, जिसमें TSH हार्मोन जो होता है एंडोक्राइन थायराइड ग्लैंड के अंदर जो भी अबनॉर्मलिटीज क्रिएट हुई है उसको ट्रीट करने के लिए हम एंडोक्राइन थेरापी देंगे। उसके बाद है साइकोथेरापी, जो साइकोडायनेमिक थेरापी है वो देंगे हम पहले। इसमें पेशेंट को कोई भी कंडीशन है जैसे पेरेंट्स रिगार्डिंग, जो अपने सेल्फ को ही वो सेल्फ को हेड करने लगता है, उसकी वजह से हम उसकी जो चीज़ें हैं वो सही करेंगे, हम उसको समझाएंगे वो सारी चीज़ें। वहीं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, उसमें भी सेम ही वही करेंगे। और फैमिली थेरापी में हम उनके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथनिंग करेंगे, और सारी चीज़ें हम ठीक करेंगे, जो कन्फ्यूजन लेवल पे क्रिएट हुई है उस सारी चीज़ों को हम ठीक करेंगे। उसके बाद है नर्सिंग इंटरवेंशन, असेसमेंट बेस्ड इंटरवेंशन, असेस लेवल ऑफ डिप्रेशन। हम पहले
डिप्रेशन का लेवल चेक करेंगे कि कितना डिप्रेशन में है वो, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस करेंगे। फिर उसके सुसाइडल थॉट्स क्या है, वही हम चेक करेंगे कि वो कैसे वो अपने आप को हार्म पहुंचाना चाहता है, वही हम असेस करेंगे। उसके बाद है इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी, कि उसके पास जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं वो उसमें ज़्यादातर सुसाइडल सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से हम उसके वहाँ पे जो उनके आसपास जो रिमूवल हार्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कोई भी मेडिसिन होती है, उसको वो खा के वो मरने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से हम उस उनके आसपास से वही हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स को सबको रिमूव कर देंगे। और फिर थर्ड है प्रमोटिंग डेली एक्टिविटीज, इंक्रीज द स्मॉल एंड अचीवेबल टास्क एंड हेल्प मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड एस्टेब्लिश अ डेली रूटीन। इंक्रीज स्मॉल एंड अचीवेबल टास्क, लेकिन जैसे कि ये हम क्यों करवाएंगे, क्योंकि वो पेशेंट को हम अपने आप से वो कितना एबल है, वो हर चीज़ कर सकता है, यही उसको दिखाने के लिए हम ये सब एक्टिविटीज़ कराएंगे। और उसका हाइजीन भी मेंटेन करने में उसको हेल्प करेंगे। और उसकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में हम इसको कहेंगे कि ये सब चीज़ें करो तुम, तो तुम सब ठीक हो जाओगे, ऐसा बोल के हम उसके पास सारी चीज़ें हम करवाएंगे। और फैमिली एजुकेशन के, हम डिप्रेशन के अकॉर्डिंग सबको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि ये कोई गंदी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ डिसऑर्डर है, ये ठीक हो सकता है। इसकी वजह हम फैमिली और फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स को, सबको हम कहेंगे कि ये सारी चीज़ें आप उसको अलग मत करो, उस चीज़ को, पेशेंट को लेके। रिड्यूस द स्टिग्मा एंड मिथ्स, लेकिन पहले की टाइम पे ऐसा होता था कि कोई पागल हो जाता है और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ रहता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो अंधश्रद्धा में हो जाते हैं। फिर वो उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके नहीं आते थे, दूसरी जगह लेके जाते थे। जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर्स में हम देखते हैं, जैसे कि जो पूजा पाठ है वो सब करते हैं, उनके पास लेके जाते हैं। तो हम वो चीज़ को हम अवेयर करेंगे उनको कि ये सब चीज़ें गलत है। और हम उनको देंगे टीच द फैमिली टू ऑब्जर्व द वार्निंग साइन, हम फैमिली मेंबर्स को बताएंगे कि डिप्रेशन में पेशेंट कैसा कैसा करता है, वो सारी चीज़ें हम उसको डिटेल में समझाएंगे। और इनकरेज टू इमोशनल सपोर्ट एट अ होम, कि हम फैमिली मेंबर्स को सबको बताएंगे कि आप उसको सपोर्ट करो, उसको नेग्लेक्ट मत करो, वही चीज़ें सारी हम समझाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर्स।